नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों और उम्मीद के साथ आइए अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं और अपने लक्ष्य पे आते हैं दोस्तों। जो कि आज का हमारा लक्ष्य है संस्कृत प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा आधारित टीजीपीजी के लिए, जो टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम लोग संस्कृत परीक्षा की तैयारी जो 2022-23 में संलग्न रहे और इसी विश्वास के साथ दोस्तों स्वर संधि भाग 7 पर रूप संधि आज हम लोग आसान शब्दों के साथ देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे दोस्तों। और आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उसे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। पढ़ना है अगर दोस्तों तो असफलता की कहानियाँ पढ़ो, पढ़ना है तो असफलता की कहानियाँ पढ़ो। उससे क्या होगा दोस्तों? उससे आपको सफल होने का कुछ विचार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उसे सफल होने का कुछ विचार मिलेगा दोस्तों। जो एक बार में सफल हो जाए उससे जो है हमारे मोटिवेट नहीं हो, वो हमें कुछ नहीं बता सकता। लेकिन जो बार बार असफल होके सफलता प्राप्त करता है वो हमें होने वाली गलतियों से के ट्रिक बता सकता है और उससे हमें अवगत करा सकता है दोस्तों। इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं जो हमारी संधि पर आधारित है दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग संधि प्रकरण लेके आज फिर से हाजिर हुए हैं। जो आज हम लोग संधि में पररूप संधि का अध्ययन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बेसिक संधि का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना में जो संधि है उसका अध्ययन करेंगे। और जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। वैसे तो संधि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन टीजीटी के लिए खास तौर पर हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का अध्ययन कर रहे हैं, उसी के आधार पर अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक संधि को देखते हैं। बेसिक संधि में पररूप को देखते हैं। पररूप संधि है दोस्तों, और ये जो है पररूप संधि का जो सूत्र है वो है एंगी पररूपम। क्या है? एंगी पररूपम। और जो अष्टाध्यायी में 6वें अध्याय के पहले पाद का 94 नंबर सूत्र है दोस्तों। क्या? 6वें अध्याय का ये अध्याय 6वां है, पहला पाद है और 94 नंबर सूत्र है। और इसका एंगी पररूपम यानी पररूप संधि का जो परिभाषा है वो क्या है कि अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ, एंग, ए ओ को क्या कहते हैं? एंग कहते हैं, क्योंकि ये एंग प्रत्याहार में आता है इसलिए इसे एंग कहते हैं। तो ए या ओ को क्या कहते हैं? एंग कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ एंग से प्रारंभ होने वाली धातु के आने पर पररूप हो जाता है। क्या है? यानी एक से या ओ से प्रारंभ होने वाली जो कोई भी धातु होती है तो धातु के आने पर पररूप संधि हो जाती है। क्या होता है? पररूप हो जाता है। और क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं। पररूप पर बाद वाले वर्ण के समान हो जाना ही पररूप कहलाता है। क्या है दोस्तों? कि जो पहले वाला वर्ण होता है बाद वाले रूप के समान हो जाने पर ये पररूप कहलाता है। यानी पररूप का अर्थ ही बाद होता है। पर का अर्थ क्या होता है? बाद। पर का अर्थ ही बाद होता है। वही कह रहा है कि पररूप पर जो होता है, पर का अर्थ बाद होता है, वाले वर्ण के समान हो जाता है। क्या? पहले वाला वर्ण। यानी पहले वाला वर्ण पर के समान यानी बाद वाले वर्ण के समान हो जाता है। कब? जब अकारांत उपसर्ग के बाद कोई अकारांत उपसर्ग हो। अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ एंग से प्रारंभ होने वाली धातु के आने पर पररूप हो जाता है। वो कैसे? जैसे ये है पूर्व वर्ण है, यानी पूर्व वर्ण का अर्थ होता है पहले का वर्ण, और ये पर वर्ण यानी बाद का वर्ण, बीच में प्लस है। उसके बाद संधि कार्य हुई है तो वो कैसे है कि देखिए अवर्णंत, यानी अवर्णंत कोई उपसर्ग आया हो, अ से उपसर्ग अ जिस उपसर्ग में क्या हो अवर्ण अंत में हो, यानी वर्णांत। अवर्णांत का अर्थ होता है, अवर्णांत उपसर्ग का अर्थ होता है कि जिस उपसर्ग के अंत में अवर्ण हो। क्या हो? जिस उपसर्ग के अंत में अवर्ण हो, क्योंकि यहाँ अकारांत उपसर्ग दिया है। क्या है? अकारांत उपसर्ग दिया है। वही कह रहा है कि अवर्णंत उपसर्ग हो, या अभी देखेंगे कि अवर्णंत उपसर्ग कोई भी उपसर्ग हो सकता है। तो उसके बाद प्लस हो, उसके बाद ए ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो। क्या? ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो
तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसके स्थान पर रूप यानी ए ओ के समान रूप हो जाता है। ए ओ के समान क्या हो जाता है, रूप हो जाता है। फिर से समझिए दोस्तों, देखिए कि ये क्या कर रहा है, अवर्णांत उपसर्ग हो यानी अवर्ण के अंत से प्रारंभ होने वाले कोई उपसर्ग हो, उसके बाद ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातु हो, तो क्या हो जाएगा, पर रूप समान रूप हो जाएगा, ए ओ के समान रूप हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यह है कि पररूप संधि के उदाहरण है। पररूप संधि के कौन कौन से उदाहरण हैं, पहला देखते हैं। जैसे कि प्र प्लस ए जते, ये क्या है, संधि। तो प्र में अ विद्यमान है दोस्तों, इतना तो आप सबको पता ही है, सभी लोगों को पता है कि प्र जो शब्द है क्या है कि ये जो प्र शब्द है, तो प्र शब्द में अ विद्यमान है। प्लस ए जते हो गया, तो यहाँ देखिए प्र को हलंत करके अ को निकाल लिए, ए जते बचा है, क्या ए जते बचा है। तो वहाँ पे कहा है कि ए या ओ से जो है प्रारंभ होने वाली कोई धातु, तो ए जते जो है ये धातु है, क्या है, ए जते धातु है दोस्तों। प्र हमारा उपसर्ग है, प्र के अ को अलग कर लिए, प्र अ ए जते, तो प वर्ण ए या ओ से मिल गया। प्र वर्ण जो है वो क्या है, ए से मिल गया, तो प्रे यानी प्र में अ मिल गया, चाहे उसको निकालिए चाहे ऐसे, प्र में अ मिल गया, ए जो है ए प्रे में मिल गया, क्या हो गया, प्रेजते रूप बन गया, क्या बन गया, प्रेजते बन गया। उसी तरह दूसरा उदाहरण है, दूसरा क्या है, उप प्लस ओसती। उप प्लस ओसती ये संधि है, तो उप को हलंत करके अ को निकाल लिए, उपोसति बन गया, ओसती ओसती बना है दोस्तों, ओसती बचा है, तो उपोसती अ जाकर पर वर्ण ओ में मिल गया, अ जाकर प वर्ण में मिल गया। कब, ये देखिए उपोसती, ये जो अ है चाहे ए अ प में मिल गया, और ओ जो है ओ में मिल गया, क्या, ये जो अ ओ है ओ पो में मिल के उपोसती बन गया, क्या बन गया, उपोसती रूप बन गया दोस्तों, उपोसती। ये देखिए यहाँ ऐसे उपोसत बन गया। उसी प्रकार प्रधन औसति से प्रोसति बना, कैसे, पहले के तरह प्र को हलंत करके अ कर दिए, यहाँ औसति है, तो ए प्र को अ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रो, और यहाँ सति बचा तो प्रोसति रूप बन जाएगा। उसी प्रकार चौथा है अव प्लस ए ही, तो अव में अव को हलंत कर देंगे, अ बचेगा, ए ही रूप बचा, तो ए को ए में मिला देंगे, तो यहाँ अवे ही रूप बन जाएगा, क्या बनेगा, अवे ही बन जाएगा दोस्तों। तो ये हमारी बेसिक संधि पर रूप है। उसके बाद आइए बाबूराम सक्सेना के आधार पर देख, कंदवाद पर रूपम वाच्यम, पर रूप का ही अपवादिक रूप है दोस्तों, पर रूप का ही वार्तिक है। तो आइए लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं, ये भी पर रूप का अपवाद जो बेसिक है इसे देख लेते हैं। क्या है कि सकंदवादीसु पर रूपम वाच्यम, यानी पर रूप का ही रूप बताता है। ये सकंदु आदि गढ़ जो होते हैं, सकंद आधु जो गढ़ होते हैं दोस्तों, ये गढ़ माने जाते हैं सकंद आधु, तो गढ़ होते हैं। तो सकंद आधु गढ़ में टी संज्ञक यानी टी संज्ञक जो होता है उसे पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर रूप संधि होती है, क्या है, पर रूप संधि होती है। जो गढ़ होते हैं सकंधु करकंधु आदि, जो मनीषा कुल्टा आदि जो गढ़ होते हैं, मारतंग पतंजलि, ये जो भी शब्द होते हैं, तो ये गढ़ के रूप में रखे जाते हैं। तो इसके क्या कहते हैं कि इसकी टी संज्ञा होती है। टी संज्ञा किसकी होती है दोस्तों, जैसे शक है, तो शक के अ को, शक में जो अविद्यमान है यानी शक जो शब्द है, तो शक को हलंत कर देंगे, अ है, तो शक में जो अ है, अ की क्या होगी, टी संज्ञा कही जाती है, इसे टी संज्ञा मानते हैं दोस्तों। और ये जो संज्ञाएं, संज्ञा वर्णन में हम लोग संज्ञा को पढ़े थे, टी संज्ञा और अस संज्ञा जो होते हैं, तो संज्ञा को पढ़े थे, तो आप लोगों को आशा करती हूँ कि पता ही होगा। तो यह है कि सकंदु आदि गढ़ में टी संज्ञक पूर्व यानी पूर्व के पहले और पर यानी बाद दोनों के स्थान पर रूप हो जाता है, पर रूप हो जाता है। सही, जैसे शक प्लस अंधु, सकंधु यानी शक नामक देश का क्या है, कूप, शक नामक देश का कूप यानी सकंधु। करकंधु क्या है, कर्क प्लस अंधु, तो शक सकंधु आदि गढ़ होते हैं, ये अंधु यानी सकंधु करकंधु ये सब गढ़ होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये गढ़ यानी कूप जो होता है गढ़ होता है। कर्क प्लस अंधु यानी करकंधु, कर्क नामक राजा का कूप, कूप शब्द जो है गढ़ का
बोध कराता है दोस्तों। उसी प्रकार यह है मनस प्लस ईसा, मनस प्लस ईसा मनीषा यानी बुद्धि, मनीषा का अर्थ बुद्धि होता है। तो और उसके बाद मार्तंड, मार्तंड ये क्या है, मार्त प्लस अंडह, मार्तंड, मार्तंड का अर्थ सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है दोस्तों। और ये है पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि यानी पतंजलि है। तो पतंजलि, पतंजलि हमारे ऋषि हैं और इन्होंने क्या लिखा है, वार्तिक लिखा है। क्या, पतंजलि ने वार्तिक लिखा है। वार्तिक लिखा है कि महाभाष्य लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, आप लोग बताइए या कमेंट करके बताइएगा। इसे मैं नहीं बता रही हूँ, अब चाहे आप लोग सोचिए कि आता ही नहीं, लेकिन इसे मैं कह रही हूँ कि पतंजलि ने किस जो है ग्रंथ की रचना की है। इसे आप लोग जो है वीडियो देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा। आइए दोस्तों, बाबूराम सक्सेना में जो पररूप संधि दी है उसके आधार पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये इसका उदाहरण दिया है क्या, पररूप संधि का। अभी इसके बेसिक के माध्यम से हम लोग समझ चुके हैं, इसमें थोड़ा सा गोच पोच है, लेकिन आप लोग इसे मैनेज कर लीजिए दोस्तों। और ये बाबूराम सक्सेना से हमने उठाया है, क्या है, एंगी पररूपम, एंगी पररूपम, ये पररूप का वो है सूत्र है दोस्तों। और फिर इसको हम लोग आइए उदाहरण के माध्यम से और इसकी परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को ये लिखा हुआ नहीं समझ में आता तो बात हमारे शब्दों को सुनिए और सुन के समझिए दोस्तों। ये है कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, ये वहाँ भी दिया था, यहाँ पे अकारांत उपसर्ग के बाद एकार या ओकार, एकार या ओकार का अर्थ होता है कि ये कह रहा है कि अकारांत उपसर्ग के बाद एकार यानी ए या फिर ओ, यही चीज़ वहाँ भी दिया था दोस्तों। ओ धातु वाले क्या आए, धातु वाले दोनों के आए, कोई शब्द आए तो उसके स्थान पर ए या ओ हो जाता है। क्या है, ए या ओ हो जाएगा। ये कह रहा है कि जैसे कि अकारांत उपसर्ग के बाद कोई एकारांत, एकारांत या ओकारांत धातु वाले शब्द हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए या ओ हो जाता है। तो एकारांत के ए हो जाएगा, ओकारांत के ओ हो जाएगा। तो उदाहरण ये समझते हैं, जैसे प्र प्लस एजते, प्रेजते को अभी हम लोगों ने समझा है, इसके ऊपर देखे हैं। उसी तरह उपधन औसति, उपोसति को भी समझा है दोस्तों। उसके बाद इसे एक जो है थोड़ा सा समझाने के लिए बाबूराम सक्सेना को बेसिक देख लिए हैं। तो इसके सूत्र के आधार पर एक यहाँ पे एंगी पर रूपम सूत्र है, उसके बाद अगला जो वार्तिक सूत्र दिया गया उसके आधार पर देख लेते हैं, क्योंकि ये पर रूप संधि में ही ये भी आता है। जैसे कि प्रेजते, प्रधन एजते, प्रेजते हो गया है। क्या, प्रधन एजते, प्रेजते हो गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे उपधन औसति, उपोसति हो गया है, किंतु यहाँ थोड़ा सा नोट के रूप में दिया है, किंतु यदि वह धातु नाम धातु हो तो विकल्प से वृद्धि होती है। जैसे कैसे, उपधन एडकीयति, क्या, उपधन एडकीयति, उपैडकीयति होगा या उपैडकेयति, दो रूप बनेगा। क्या, उपेति यानी ए भी हो जाएगा, यहाँ गुण भी होगा और यहाँ भी वृद्धि भी हो जाएगी। क्या, ये तो जो है पररूप जो होता है गुण संधि का अपवाद होता है, कहा ही गया है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि संधि भी हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि यदि नाम धातु हो, नाम धातु हो, ये देखिए यहाँ नीचे पे दिया भी गया है कि नाम धातु के आगे रहने पर इस प्रकार की विकल्पता का कारण एंग पर रूपम या सुप्या पीसले से सुप आदि अनुवृत्ति हो के वृद्धि भी हो जाता है। क्या होता है, वृद्धि भी हो जाता है दोस्तों। तो वही ये उदाहरण के माध्यम से यहाँ बाबूराम सक्सेना ने बताया कि उपधन एड, उप उपसर्ग है दोस्तों। क्या है, उप उपसर्ग है। अगर इसके अ को निकाल लेंगे, यहाँ ए से शुरू होने एड कीयति, जो ये भी धातु है, ए से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे एक रूप, दो रूप बनेंगे। एक रूप बनेगा उपेड कीयति, एक बनेगा उपय कीयडी। क्या, उपय कीयडी, दो बनेगा। उसी प्रकार ओ से, जैसे प्रधन ओधीयति, प्रधन ओधीयति, तो प्र के अ को निकाल के और यहाँ ओ है, ओ से शुरू हुआ है, तो प्रोधीयति या प्रौधीयति, दो रूप बनेंगे दोस्तों। तो ये नाम धातु के जो होते हैं, ये धातु जो होते हैं नाम धातु हो तो उसके स्थान पर दो रूप बन जाते हैं, यानी वृद्धि भी होता है दोस्तों। यहाँ गुण तो होगा ही पर रूप में, लेकिन वृद्धि भी होगी।
उसी प्रकार अगला कह रहा है कि एव के साथ भी जब अनिश्चित का बोध हो तब पूर्वगामी अकारांत। पूर्वगामी अकारांत का अर्थ होता है पहले का क्या, पहले का अकारांत शब्द का यानी ये जो जैसे कोई ये पहला शब्द है इसके को अंत में अविद्यमान रहता है ना दोस्तों। कोई भी शब्द हो तो अगर हलंत नहीं लगा है, कोई चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, तो कोई भी व्यंजन होगा तो भी अंत में हलंत नहीं लगा रहता, हलंत लगा रहता है तो वह शुद्ध व्यंजन होता है। अगर हलंत नहीं लगा है तो क्या होता है कि अविद्यमान रहता है। तो ये कह रहा है पूर्वगामी यानी पहले वाले पद के जो अंत में है तो अकारांत शब्द के एवं और एव का ए मिलाकर, एव का ए मिलाकर ए ही रह जाएगा क्या, ए ही रह जाएगा यानी यहाँ वृद्धि नहीं होगी। ए किस सूत्र से है तो यहाँ पे एक देखिए सूत्र दिया गया है जो वार्तिक सूत्र है। क्या है वार्तिक है, क्या है एवे चनी योगे, ये एवे चा नी योगे, क्या एवे एवे चा नी योगे सूत्र है। एवे चा नी योगे सूत्र क्या कह रहा है, कह रहा है कि एव के साथ यानी एव शब्द के साथ जब अनिश्चित का बोध हो जाए, जिसका कोई निश्चित नहीं हो दोस्तों। अनिश्चित का अर्थ क्या होगा कि जिसका कोई निश्चित न हो कि आगे क्या क्या बनेगा, कहाँ जाना है, क्या करना है क्या नहीं, कि यानी किसी भी दिशा का कोई भी निश्चित न हो, किसी भी ज्ञान का या किसी भी अक्षर का कोई निश्चित न हो का बोध हो तब क्या करा कि एव के साथ हो यानी एव हो या किसी अनिश्चितता का बोध करा रहा हो कि जो भी शब्द हम बोलने जा रहे हैं निश्चित नहीं, या किसी भी अनिश्चय का बोध हो। क्या हो अनिश्चय का बोध हो तो पहले के यानी जो हमारा पहला ए पद है इसके अंत में जो अविद्यमान है और उसके बाद प्लस लगता है तो अकारांत होगा। उसके बाद जो एव के साथ रहेगा एव के, इसके एव को कह रहा है एव मिलकर क्या हो जाएगा ए ही रहेगा यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए ही रहेगा। तो आइए जैसे कि हम लोग समझते हैं कि उदाहरण के माध्यम से ए ही रह जाएगा। कैसे, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ क्व धन एव, ए क्या है दोस्तों, एव क्व है। क्व का अर्थ ही अनिश्चित का बोध करा रहा है। क्व का मतलब कहाँ, कहाँ का मतलब कहीं भी, कोई निश्चित नहीं है, कोई भी निश्चितता नहीं है कि यहाँ न किसी स्थान का न किसी वस्तु का और न ही कहीं किसी जगह का। ये क्व शब्द जो है अनिश्चितता का बोध करा रहा है। क्या है अनिश्चितता का बोध करा रहा है, जिसमें अनिश्चितता कोई निश्चित नहीं है। जैसे यहाँ कहा भी है कि अनिश्चित का बोध हो, तो ये क्व शब्द जो है वो अनिश्चित का बोध कर रहा है और एव के साथ भी है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे एव है, क्या है क्व एव भोक्षसे, क्व एव भोक्षसे से यहाँ पे दोनों की संधि हो गई है, क्वेव हो गया, क्या क्वेव भोक्षसे हो गया, कहीं भी खा लेंगे। यानी किसी बेटे की माँ जो है वो कहीं जा रहा है तो एक कहानी के माध्यम से समझ लीजिए दोस्तों, समझने के लिए कि मान लीजिए कि कोई किसी का पुत्र कहीं जा रहा है घर के बाहर और वो खाना नहीं खाया तो वो जो है माँ अपने बेटे से कह रही है कि बेटा कुछ खा लो, तो कहें कि कहीं भी खा लेंगे। क्या खा लोगे, कुछ भी खा लेंगे। तो वही कहना है कि कहीं भी खा लेंगे यानी भोक्षसे क्व एव भोक्षसे कहीं भी खा लेंगे। तो कहीं का मतलब ये हो रहा है कि कोई निश्चितता नहीं है, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि हाँ हम यहाँ इस होटल में या इस जगह या इस ज़िले में यहाँ पे चौराहे पर या कहीं भी हम खड़े होकर खा लेंगे, नहीं, हम कहीं भी खा लेंगे। क्या है कि दोस्तों कहीं भी खा लेंगे। तो ये क्व शब्द जो ही है वो अनिश्चित का बोध करा रहा है, क्व एव भोक्षसे, तो ये जो है अनिश्चित का बोध करा है, एव के साथ है और पूर्वगामी शब्द अकारांत शब्द के, तो ए ही रह जाएगा। तो क्वेव, क्व एव मिला के क्वेव बना है, क्या क्व एव मिला के क्वेव बना है, तो क्वेव भोक्षसे यानी कहीं भी खा लेंगे। जब अनिश्चित नहीं रहेगा तब जब अनिश्चित नहीं रहेगा यानी निश्चित रहेगा। अनिश्चित नहीं रहेगा का अर्थ क्या होता है कि निश्चित रहेगा। जब निश्चित रहेगा तो अय हो जाएगा, क्या हो जाएगा अय हो जाएगा। जैसे तवैव, तवैव यानी वहाँ वहीं ही खा लेंगे, वहीं कहाँ, मान लीजिए कि चौराहे पे खा लेंगे या इलाहाबाद होटल में खा लेंगे, एक निश्चित स्थान बता देंगे या फिर रेलवे स्टेशन खा लेंगे या कहीं भी खा लेंगे। मतलब कि अगर निश्चितता नहीं है, यहाँ कह रहा है कि कोई अनिश्चित का बोध कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि निश्चय नहीं है यानी निश्चय नहीं रहेगा, यानी निश्चय अनिश्चय नहीं रहेगा का मतलब निश्चय रहेगा, अनिश्चय नहीं रहेगा। कि सबसे पहले इस बात को पकड़िए दोस्तों कि अनिश्चय नहीं रहेगा अर्थात निश्चय होगा, यानी निश्चय है, अनिश्चय
का मतलब अनिश्चय नहीं रहेगा का मतलब निश्चय है। निश्चय कहाँ है कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो जो है मार्केट में खा लेंगे या इलाहाबाद होटल में खा लेंगे, कहीं भी खा लेंगे। और जब तब क्या हो जाएगा, तब अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। जैसे तब अय यानी वहाँ, वहाँ का अर्थ यानी जो निश्चित हो, जहाँ निश्चित हो वहाँ हम खा लेंगे। और जब निश्चित नहीं है तब क्वेव भुच्छते यानी कहीं भी खा लेंगे। क्या, कहीं भी खा लेंगे। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा दोस्तों। जो हम आसानी से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले तो ये जो उपैडिति ये दो होता है नाम वाले धातु का, और ये जो निश्चितता नहीं है, जिसका कोई निश्चितता नहीं है, तो उसके अ को और एव को मिला के अय नहीं होगा। जैसे ऊपर हो रहा था अय नहीं होगा, यहाँ ए ही रहेगा। और जब कोई स्थान या कोई जगह निश्चित रहेगा तो उसके लिए अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। बस इतना सा ही समझने की कोशिश है दोस्तों। और ये यहाँ पे एव च अनिश्चित के अर्थ च नियोगे यानी एव च नियोगे, एव च नियोगे सूत्र से जो वार्तिक है, तो यहाँ भी संधि बन रही थी। तो जो है पाणिनि ने इसको जो है अपने हिसाब से इसको एक वार्तिक लगा के, जैसे कोई शब्द है कि छूट जाता है तो नहीं, तो उसको वार्तिक में लगा के यहाँ पे कर दिए। जैसे ऊपर ये नाम धातु वाली कर दिए तो यहाँ भी इसको मिला के कर दिए। तो बस इतना ही समझना है कि एव के साथ अनिश्चितता का बोध हो तो अ के साथ एव ही रहेगा यानी ए ही रहेगा। और जैसे कि ये उदाहरण के माध्यम से समझो। उसके बाद जब निश्चित नहीं रहेगा यानी अनिश्चित नहीं रहेगा यानी निश्चित हो जाएगा तो अय हो जाएगा। क्या, अय हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा ये जो सूत्र है लगे हाथ, इसको इसमें ही देख ले दोस्तों। जैसे कि ये क्या है, सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम यानी पर रूप में ही ये भी वार्तिक है। क्या, सकंद्वादु जो पर रूपम है, ये पर रूप का ही वार्तिक है। पर रूप शब्द पर रूप संधि में जो नहीं आ पाया है तो उसको सकंद्वादु सूत्र दे के यहाँ पे इसको परिणित कर दिया है दोस्तों। तो ये अगला का नंबर है कि शक प्लस अंधु। क्या, शक प्लस अंधु और कुल प्लस अटा, कुल प्लस अटा और मनस धन ईसा, ये 3 उदाहरण देके समझाए हैं बाबूराम सक्सेना में और महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी। क्या है, शक प्लस अंधु यानी शकंधु, कुल प्लस अटा यानी कुल तो क्या बनेगा, अमनस प्लस ईसा इत्यादि उदाहरणों में भी परवर्ती शब्द के आदि स्वर का ही अस्तित्व रहता है। आदि स्वर का मतलब, आदि का अर्थ ही बाद का ही होता है। आदि शब्द का बाद होता है, बाद का। यानी इसमें कह रहे हैं कि शक प्लस अंधु में ये बाद वाले शब्द का, कुल प्लस अटा में बाद वाले अ का, मनस प्लस ईसा में बाद वाले ई का क्या महत्व है, क्या अस्तित्व है, इसके बारे में सकंद्वादि पर रूपम सूत्र दे के यहाँ समझाया गया है। तो आइए हम लोग भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि ये क्या बताया गया है। तो एक अभी जैसे हमने बताया कि शक प्लस अंधु के अ को, कुल प्लस अटा के अ को और मनस प्लस ईसा को इत्यादि उदाहरणों में भी परवर्ती शब्द के आदि स्वर का ही अस्तित्व रहता है। आदि स्वर का अस्तित्व रहता है दोस्तों। पूर्ववर्ती शब्द की टी यानी ये इसकी टी, ये जो अ है, अ क्या है, ये टी संज्ञा है। टी संज्ञा है। संज्ञा जो हम लोगों ने जैसे टी संज्ञा कैसे होती है या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को न पता तो प्लेलिस्ट में जो है जाके इसको देख लीजिए क्या की टी है। तो ये जो है ये अस अटा और ये ईसा ये क्या है, टी है। तो वही कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती यानी पहले के शक के टी परवर्ती आदि स्वर के रूप में मिल जाती है। इसमें प्रथम 2 उदाहरण अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से होने वाले दीर्घ संधि के अपवाद हैं। और उसके बाद आइए देखते हैं कैसे हैं। तो यहाँ पे हम आप लोगों को यहाँ एक चीज़ पकड़ने की ज़रूरत है दोस्तों कि ये कह रहा है कि परवर्ती शब्द आदि स्वर का ही अस्तित्व रहता है। यानी परवर्ती शब्द के आदि स्वर में, यानी ये जैसे शक शब्द है, क्या है, शक
शब्द है। तो शक में पता है दोस्तों कि अ जो है वो विद्यमान है यहाँ क में। तो ये क्या हो गया, ये जो है शक शब्द की टी संज्ञा हो गई। क्या, शक शब्द की टी संज्ञा हो गई दोस्तों। उसके बाद वही कह रहा है कि पूर्ववर्ती शब्द की टी परवर्ती आदि के, यानी एक यहाँ के क यहाँ का क जो है दोनों मिल गया तो अ प्लस अ बराबर क्या होता था, आ हो जाता था। क्या, आ हो जाता था। तो वही कह रहा है कि परवर्ती टी, यहाँ आ को न कह के वो टी कह दिया है तो टी का अर्थ ही अ होता है। यानी शक शब्द में जो शक के क में जो अविद्यमान है, क्या, शक के क में जो शक है, शक में अगर हलंत कर देंगे अ हो जाएगा। अब प्लस यहाँ अंधु है, क्या, अंधु है तो ये अंधु, तो ये और ये दोनों मिलके क्या हो गया, आ हो गया है। तो ये आ कहाँ पे होता था, ये दीर्घ संधि में होता था। कहाँ, दीर्घ संधि में होता था, वही बताने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ जैसे कुल प्लस अटा, कुल प्लस अटा है तो कुल को हलंत कर देंगे आ जाएगा, यहाँ प्लस अटा हो जाएगा। क्या, अटा हो जाएगा। तो इस अ को मिला के आ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया। क्या हो गया दोस्तों, दीर्घ हो गया। उसी यहाँ क्या हो गया, ये दोनों दो रूपों को कह रहा है कि दो जो उदाहरण है पहले के वो क्या है कि वो दीर्घ संधि के अपवाद हैं। दीर्घ संधि के अपवाद हैं। दीर्घ संधि के अपवाद कैसे हैं, ये हम आप लोगों को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश किया है दोस्तों, और आशा है कि आप लोग समझे ही होंगे। तो ये कह रहा है कि परवर्ती शब्द आदि स्वर के ही अस्तित्व रहता है, और पूर्ववर्ती शब्द की टी परवर्ती आदि स्वर के रूप में मिल जाती है। इसमें प्रथम दो उदाहरण, यानी प्रथम दो उदाहरण शक प्लस अंधु और कुल प्लस अटा, ये प्रथम दो जो उदाहरण है वो दीर्घ संधि के अपवाद हैं। क्या है, दीर्घ संधि के अपवाद हैं। दीर्घ संधि के अपवाद कैसे हैं ये हम आप लोगों को समझाए हैं। तो यहाँ पे है कि शक प्लस अंधु शकंधु हो गया है। शक प्लस अंधु के शकंधु, कुल प्लस अटा के कुलटा। ये क्या है दोस्तों, कुल प्लस असा कुलटा। और मनस प्लस ईसा मनीषा, क्या, मनस प्लस ईसा मनीषा हो गया है। तो ये है हमारी आज की जो है पररूप संधि। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। हमारे समझाने का तरीका मैंने बहुत कोशिश किया है और आसान शब्दों में समझाने की। तो वीडियो आज बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इसका लाभ सभी आपके नए साथी जो हों उठा सके दोस्तों, और अपनी तैयारी को आसानी से कर सकें। यहाँ और ये यहीं से पररूप संधि बस इतना ही थी दोस्तों। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। नमः संस्कृत। वीडियो कैसे लगा दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और जो हमारे नए साथी हों तो इसे सब्सक्राइब करिए दोस्तों और इसका लाभ उठाइए, तो ताकि आप लोग अच्छे से इसका लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके दोस्तों। इसी आशा, विश्वास और उम्मीद के साथ दोस्तों जो है आज का सेशन बस यहीं समाप्त करती हूँ। नमः संस्कृताय दोस्तों, आप लोगों को धन्यवाद।